प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर के कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, जिस पर हम लोग एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्लास 12 बना सकते हैं। ओके, तो कुछ टर्म्स है जिनको कि हमको जानना जरूरी है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10.2 को कंप्लीट करने के लिए और क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेक्टर में चाहिए। आइए, पहला हम लोग को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग ये ऑलरेडी जान चुके हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पुराने वीडियो में देखे हैं कि किसी स्केलर को आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो वो आई जे के जो तीनों वेक्टर जो कोफिशिएंट है, तीनों के तीनों वेक्टर कोफिशिएंट में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। अब इसी स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। एम और एन हमारे पास दो कोई भी कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है। इन दोनों को पहले ऐड करना है, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट का काम करे, ऐड करें और उसका जो भी रिजल्ट है उसको ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करें। या आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, आप एम को ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट जो भी आए उसमें जोड़ दें, एन को ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों बातें आपस में सेम होंगी। ये एक प्रॉपर्टी हुआ आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का। दूसरा है एम और एन स्केलर में मल्टीप्लाई किया गया और उसको आप ए वेक्टर में मल्टीप्लाई किया, इसको आप एम टाइम्स एन इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं, एम टाइम्स एन इंटू ए वेक्टर, या आप एन को आगे कर दें और एन टाइम्स एम इंटू ए वेक्टर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा और आखिरी इसमें प्रॉपर्टी है स्केलर एम को मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इज इक्वल टू होगा एम को आप ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें, एम ए वेक्टर प्लस एम को बी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें, एम बी वेक्टर, एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला जानना है। सेक्शन फार्मूला दो तरह का है, एक है इंटरनल डिवीजन के लिए और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अब दोनों में क्या फर्क है, फार्मूला में क्या चेंज है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओके, पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल डिवीजन। लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स, पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ये ए वेक्टर और क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर का मतलब ओरिजिन से यदि पी वेक्टर को कनेक्ट कर देंगे ओपी वेक्टर, इस ओपी वेक्टर का वैल्यू है ए वेक्टर। उसी प्रकार ओरिजिन से क्यू को कनेक्ट कर देंगे ओक्यू वेक्टर, ओक्यू वेक्टर का वैल्यू है बी वेक्टर। ये दिया हुआ है। तो लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड लेट द पॉइंट आर विथ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। और आर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, मतलब ओ आर वेक्टर का वैल्यू आर वेक्टर है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब ये आर पॉइंट क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पी क्यू लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पर रहकर इस पी क्यू को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो पी आर इज टू क्यू आर, पी आर इज टू क्यू आर। पी आर और क्यू आर का रेशियो लेंगे तो पी आर का वैल्यू है एम और क्यू आर का वैल्यू होगा एन। एम और एन के रेशियो में ये आर पॉइंट डिवाइड करता है, तो इस आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, इसी को हम लोग इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। यदि पी और क्यू के पी क्यू लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पर आर रहकर पूरे पी क्यू को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करे, तब इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के केस में आर पी और क्यू के बीच में कहीं पर होगा और पूरे पी क्यू को दो भाग में एम और एन के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस आर को निकालने का तरीका है, इस एम स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले बी वेक्टर के साथ एम बी वेक्टर, प्लस फिर इधर वाले स्केलर एन को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले ए वेक्टर के साथ प्लस एन ए वेक्टर, डिवाइडेड बाय इन दोनों स्केलर का सम। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, ये आपको याद रखना है। और याद रखने में क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, इस स्केलर एम को जो पी और आर को कनेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को छोड़कर जो क्यू का पोजीशन वेक्टर है उसमें मल्टीप्लाई कर दे, एम इंटू बी वेक्टर, प्लस उसी तरह से ये रेशियो एन जो है आर और क्यू को टच कर रहा है, तो एन को आप मल्टीप्लाई करते पी के पोजीशन वेक्टर के साथ, तो एन ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम एम प्लस एन।
एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। ओके, अब इसी इंटरनल डिवीजन में एक पर्टिकुलर केस है, यदि आर इस पी क्यू के मिड पॉइंट में आ जाए, बीचों बीच का पॉइंट हो जाए, उस समय आर का वैल्यू क्या होगा? यदि बीचों बीच का पॉइंट होगा मिड पॉइंट, तो उस समय एम और एन का वैल्यू बराबर हो जाएगा। एम और एन का रेशियो हो जाएगा 1:1, एम और एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो गया। तो वैसे केस में फॉर्मूला एम और एन की जगह पर आप 1 रख देंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, यदि हमारा पी ए बी के बदले में हम लोग यहां पर नाम दिए पी क्यू, तो यदि हमारा आर जो पॉइंट है, ये पी इज द मिड पॉइंट, पी के बदले में हम लोग यहां पर आर नाम है। इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, आर यदि इस पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाए, इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, देन पी आर और क्यू आर का रेशियो क्या हो जाएगा? एम ओ एन चूंकि बराबर है तो एम ओ एन कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, उसमें आर का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? अब बताया अभी एम के जगह 1 और एन के जगह 1 रख दिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, दोनों का पोजीशन वेक्टर जोड़ दे और 2 से डिवाइड कर दे, यही हो जाएगा आर का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या किसे कहते हैं? तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आप देखिए सब कुछ उसी तरह से रहेगा। पी पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, अर्थात ओपी वेक्टर का वैल्यू ए वेक्टर है। क्यू पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, अर्थात ओ क्यू वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर है। और आर जो पॉइंट है इस पी क्यू से बाहर में रहकर सेम उसी प्रकार का रेशियो, जैसे यहाँ पी आर, यहाँ पी आर का वैल्यू होगा एम, और फिर वहां पर है क्यू आर का वैल्यू एन है, तो यहाँ पी आर और फिर क्यू आर का वैल्यू भी यहाँ भी एन रहेगा। लेकिन इसमें फर्क ये है कि आर पॉइंट क्या है, पी क्यू से बाहर में रहकर ये पी आर इज टू क्यू आर सेम रेशियो, पी आर इज टू क्यू आर सेम रेशियो है, और वो एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और यहाँ आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले इसको हम देख ले डिफिनेशन को, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and let the point R with position vector R vector divide the line segment PQ externally in the ratio PR, वही चीज है PR is to QR equal to M is to N। then तब फॉर्मूला क्या जरा ध्यान देंगे, फॉर्मूला यहाँ पर क्या माइनस हो जाता है, इस M को जो P और R को टच कर रहा है इस M को मल्टीप्लाई करेंगे इधर Q वाले वेक्टर के साथ, M B वेक्टर यहाँ माइनस करेंगे। इंटरनल वाले में फॉर्मूला ऊपर में प्लस होता है और यहाँ पर एक्सटर्नल वाले में माइनस होगा। तो पहले एम को हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये एम यहां से यहां तक रेशियो था एम इंटू बी वेक्टर, फिर यहां माइनस करेंगे, अब एन लेंगे, एन इन दोनों पॉइंट को टच कर रहा है तो एन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इस ए वाले पोजीशन के साथ, तो माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑर्डर सेम रखेंगे, पहले एम है तो एम माइनस एन लिखेंगे। चाहे तो ऊपर न्यूमरेटर में -1 कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर में -1 कॉमन ले ले और दोनों -1 को कैंसिल कर दे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, यहां ऑर्डर सेम रखेंगे तो एन माइनस एम लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब पहले आप एन को लिए, एन क्यू और आर को टच करा तो एन इंटू ए वेक्टर कर देंगे, एन इंटू ए वेक्टर माइनस करना है, ये याद रखना है कि एक्सटर्नल में माइनस करना है, माइनस फिर एम लिए तो एम को आपको मल्टीप्लाई किए बी वेक्टर के साथ, तो माइनस एम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑर्डर सेम रखेंगे एन माइनस एम, यहाँ गलती से एम माइनस एन नहीं लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का कहलाता है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इन पॉइंट्स। यदि 2 इन पॉइंट दिए हैं ए और बी, ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, दोनों पॉइंट के निर्देशांक आपको दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इस ए बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, वही ये टॉपिक है हमारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना ऑफ इट्स इन पॉइंट, जब इन पॉइंट दिए गए। लेट ए बी वेक्टर ये हमारा है, ए बी वेक्टर बी है, वेक्टर विथ ए एज इनिशियल पॉइंट, ए आप देखिए यहाँ इनिशियल पॉइंट है, एंड बी एज द टर्मिनल पॉइंट, बी आपका टर्मिनल फाइनल पॉइंट है। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और प्लस बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ से स्टार्ट किए फिर वापस ओ पर चले गए तो इज इक्वल टू नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब आप क्या करें, ए बी वेक्टर को छोड़ दो, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज दें, तो नल वेक्टर माइनस बी ओ वेक्टर
माइनस OA वेक्टर। अब निगेटिव ऑफ वेक्टर -1 यदि BO में मल्टीप्लाई है तो इसको आप OB वेक्टर लिख सकते हो, OB वेक्टर और माइनस OA वेक्टर। O वेक्टर चूंकि ये जीरो वेक्टर जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी में जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जीरो वेक्टर यहां से डिसअपियर हो गया। तो ये आ गया OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ इन पॉइंट B। AB वेक्टर में B आपका इन पॉइंट है तो B का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे माइनस फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ A और A का पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, जब भी AB का आपको AB वेक्टर लिखना हो तो पहले B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख ले और माइनस फिर A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर उसमें माइनस कर दे, वो आपका AB वेक्टर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D स्पेस। एक वेक्टर को आपको 3D स्पेस में कैसे दिखाएंगे इसको सीखना है। तो चलिए 3D स्पेस में देखिए, हम लोग ये x एक्सिस ले लिए, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस ले लिए, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। x एक्सिस के अलॉन्ग में हम लोग x डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर y एक्सिस के पैरेलल हम लोग y डिस्टेंस ट्रेवल किए और z एक्सिस के पैरेलल z डिस्टेंस ट्रेवल किए तो पॉइंट P पर पहुंच गए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया x y z। तो x एक्सिस के अलॉन्ग में जो इनिशियल वेक्टर है वो i वेक्टर है, तो यहां से यहां तक का ये वेक्टर कहलाएगा xi वेक्टर। फिर y एक्सिस के पैरेलल जो हमने मूव किए यहां से यहां तक, तो ये वेक्टर हो गया yj वेक्टर और z एक्सिस से जो पैरेलल मूव किया z, तो ये हो गया zk वेक्टर। इसलिए जब हमको OP वेक्टर लिखना हो तो OP वेक्टर को वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk वेक्टर। तो इफ अ पॉइंट P, ये पॉइंट P जिसका कि हम लोग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर से दर्शा रहे हैं, इफ अ पॉइंट P r वेक्टर इन अ स्पेस हैज कोऑर्डिनेट x y z, इसका कोऑर्डिनेट x y z है, देन पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं, r वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj, x एक्सिस के अलॉन्ग xi, y एक्सिस के अलॉन्ग yj और प्लस zk। इस तरह से हम लोग OP वेक्टर को दर्शा सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P को दर्शाना हो तो जब यदि निर्देशांक P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z हो तो उसको इस तरह से वेक्टर रूप में लिखा जाता है xi प्लस yj प्लस zk। अब इस r वेक्टर का या पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r वेक्टर, उसको मॉडुलस साइन में लिखेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट है, पूछा जाता है कि इस पोजीशन वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r वेक्टर r। तो स्केलर कंपोनेंट ये जो नंबर x y z है, इसमें इसी x y z को हम लोग स्केलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बोलते हैं। फिर इसी वेक्टर का कभी कभी वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाता है, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर r वेक्टर। तो वेक्टर कंपोनेंट में i j k लगा देंगे आप, xi yj एंड zk, ये हो गया उसका वेक्टर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको जानना जरूरी है एक्सरसाइज 10.2 को बनाने के लिए। कुछ और है, इसके बाद हम लोग उनको देखते हैं। ओके, अब देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है आपका P जिसका निर्देशांक है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है Q x2 y2 z2 और आपको PQ वेक्टर निकालना है। अभी हम लोग थ्योरी देख चुके AB वेक्टर के लिए कि जो हमारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर Q है, तो Q का पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है P है, तो P का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर और Q पॉइंट का निर्देशांक दिया है x2 y2 z2 और P का निर्देशांक दिया x1 y1 z1, तो PQ वेक्टर पूछ रहा था। यह फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थ्योरी कि जब भी PQ वेक्टर या AB वेक्टर निकालना हो तो B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां लिखिए, Q का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हो गया Q का पोजीशन वेक्टर, OQ वेक्टर ये हो गया, माइनस अब OP वेक्टर लिखना है, P का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k और इनके साथ माइनस साइन। अब दो वेक्टर को माइनस करना, दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने का रूल है कि i वाले में से i माइनस करेंगे, j वाले में से j माइनस करेंगे, k वाले में से k माइनस करेंगे। कॉमन ले लें, i को कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1 i फिर प्लस y2 माइनस y1
जे प्लस Z2 माइनस Z1 के। तो इस तरह से आप ये निकाल लिए पी क्यू वेक्टर। यदि आपको पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर पता हो तो क्यू का पोजीशन वेक्टर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, दोनों का डिफरेंस ले ले, वो आपका पी क्यू वेक्टर हो जाएगा। अब हमको पी क्यू वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर चाहिए। पी क्यू वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि इस पी क्यू वेक्टर का यदि डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो यही डायरेक्शन रेशियो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये डायरेक्शन रेशियो कहलाएगी। अब इसी वेक्टर का पूछेगा कि डायरेक्शन हमको रेशियो के बजाय आप डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए आपको सबसे पहले यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर चाहने के लिए क्या करेंगे, हमको जो भी वेक्टर दिया उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अर्थात पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस। तो पहले पी क्यू वेक्टर लिख लिए x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 की, इसमें डिवाइडेड बाई पी क्यू का मॉडुलस हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन रेशियो पूछा जाएगा कि पी क्यू वेक्टर का क्या है, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट जो रिजल्ट है ये कहलाएगा कॉस अल्फा। फिर दूसरा कॉस बीटा आपका जो m है, m हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर जो वैल्यू है। अब तीसरा आपका जो है n कॉस गामा वो हो जाएगा z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये जो वैल्यू है आपका सो। ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा पी क्यू वेक्टर का। ओके, अब आइए हम लोग कुछ और बेसिक कंसेप्ट है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कुछ ऑपरेशंस और देखने हैं आपको 10.2 को कंप्लीट करने के लिए। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स के टर्म में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दो वेक्टर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक वेक्टर ले लिए, एंड बी वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k आर एनी टू वेक्टर्स इन स्पेस। स्पेस में कोई भी दो वेक्टर हम लोग ले लिए। देन अगर हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना हो तो जोड़ने में क्या करना है, आई वाला आई के साथ जुटेगा, जे वाला जे के साथ जुटेगा, के वाला के साथ जुटेगा। अर्थात a1 के साथ b1 जुटेगा, a1 प्लस b1 आई हो गया, प्लस फिर जे वाले को जे के साथ जुड़ेगा तो a2 प्लस b2 और जे हो गया। फिर उसी तरह से के वाले को के साथ जुड़ेगा तो a3 प्लस b3 के। इस तरह से दो वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं। दो वेक्टर को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो आई कंपोनेंट है उसमें से बी वेक्टर का आई कंपोनेंट को माइनस कर ले, a1 माइनस b1 आई। उसी प्रकार से दूसरा जे कंपोनेंट को, ए वेक्टर का जे कंपोनेंट a2 जे और माइनस उसमें से b2 जे कर ले, कॉमन निकाल ले जे को, a2 माइनस b2 जे प्लस उसी प्रकार से ए वेक्टर का के कंपोनेंट a3 के माइनस उसमें से b3 के वेक्टर कॉमन ले ले, a3 माइनस b3 इंटू के कैप। ये हो गया ए माइनस बी वेक्टर। अब ये दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर? ये तभी बराबर होंगे जब उनके वेक्टर कंपोनेंट सेम होंगे। आई का जो कोफिशिएंट है दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, वो बराबर हो, जे का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो, के का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो। अर्थात a1 b1 के बराबर हो एंड उसके साथ a2 b2 के बराबर हो एंड a3 b3 के बराबर हो। तब हम लोग बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर हैं। चौथा है कि यदि हम एक लैम्डा स्केलर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लैम्डा क्या होता है कि आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट, तीनों कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा। तो आई का कोफिशिएंट a1 उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा a1 आई हो गया, प्लस लैम्डा a2 जे हो गया, प्लस लैम्डा a3 के कैप हो गया। इस तरह से हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसी वेक्टर में कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देंगे आप कि जो ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये अगर नॉर्मल सिचुएशन में कोई ए वेक्टर दिया हुआ है तो यहाँ a1 a2 a3 क्या कहलाता है, a1 a2 a3 इस ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। कोई भी वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है तो वो उस समय ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a1 a2 एंड a3 डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जाना जाता है। एंड जब हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ए वेक्टर को उसकी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ए कैप हो जाएगा। उस समय जो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है।
उसमें ए कैप का जो कोफिशिएंट होगा आई का तो एल होगा, जे का कोफिशिएंट एम होगा, के का कोफिशिएंट एन होगा। एल को हम लोग कॉस अल्फा लिखते हैं, एम को हम लोग कॉस बीटा लिखते हैं, एन को हम लोग कॉस गामा लिखते हैं। तो ये एल एम एन मेरा डायरेक्शन कोसाइन होता है इस ए वेक्टर का। कब? जब ये ए कैप मेरा यूनिट वेक्टर है। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ओके इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। जो ए वेक्टर दिया हुआ उसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई ए कैप वेक्टर लेंगे, उस समय जो आई जे के का कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड से अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अर्थात यहाँ एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। एंड एन का वैल्यू आपका जो थर्ड है एन का वैल्यू ए3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। ओके, अब आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। जेट बोर्ड में पूछा होगा, 2019 में ही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वैसे तो आता है 4 मार्क्स का, उसका एक पार्ट केवल हम लोग बनाएंगे, जो कि अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़े उसमें 1 मार्क्स कवर होता है, तो हम लोग 1 नंबर का भी बनाएंगे। रेस्ट हम लोग आगे के वीडियो में जब टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है इफ ए वेक्टर बराबर ऐसा कुछ लिखा हुआ 2i माइनस जे माइनस के वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ आई वेक्टर माइनस 3j माइनस 2k, देन 1 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू बताएं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2020 में भी आया, आप उसको भी बना के सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा ए वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर उसमें बी वेक्टर को माइनस करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, 2 2 जा 4i माइनस 2j और माइनस 2k। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस i और प्लस 3j और प्लस 2k, ये हो गया। अब 4i में से i चला गया तो 3i, उसके बाद आपका माइनस 2j और प्लस 3j तो प्लस ये हो गया, माइनस 2k प्लस 2k दोनों मिलकर 0 हो गया, तो 0 k वेक्टर लिख सकते हैं, k कैप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको छोड़ भी देंगे तो 3i प्लस जे वेक्टर, जे कैप वेक्टर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे सिंपल आपको 2020 में हर बार 2020 हो या किसी भी ईयर में क्वेश्चन नंबर 20 में 1 मार्क्स क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ओके, तो बच्चों आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और क्वेश्चंस को आप जरूर बनाओ। आप 10.2 एक्सरसाइज को बनाओ, जो भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो, ताकि आपके डाउट्स को मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।